कौन सी गैसेस का एक्सचेंज हम लोग करते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं? मैम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यस, ब्रीदिंग इन में वी इनहेल ऑक्सीजन, एंड व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट देन वी आर एक्सहेलिंग। जब ब्रीदिंग आउट करते हैं तो हम रिलीज करते हैं CO2 गैस। ओके, ये हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है। अच्छा, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं है। उस ब्रीदिंग के टाइम पे काफी सारी ऐसी चीजें फास्ट चल रही हैं हमारी बॉडी में, जिसको मिला के हम फिर रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। अकेला ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। तो क्या है रेस्पिरेशन? मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जहां ऑर्गेनिज्म एनर्जी गेट करता है, गेन करता है फ्रॉम फूड। ओके, और फूड से एनर्जी लेने के लिए उसको इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में और रेस्पिरेशन नहीं चलेगा, हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन? फर्स्ट, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें सिंपल हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन जो इंटरनल रेस्पिरेशन चल रहा है, देखिए ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाता है, जबकि जो अंदर सेल के अंदर आपका फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम सेल्युलर रेस्पिरेशन भी है। तो जो आपने ऑक्सीजन अंदर इनहेल की अपनी बॉडी में, वो अंदर जाके सेल में फूड को ऑक्सीडाइज करती है, फूड फूड को डाइजेस्ट करती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। जो ब्रीदिंग है ये एक बॉडी का प्रोसेस है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जबकि सेल्युलर रेस्पिरेशन आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है आपका खाना है, वो खाना आपका टूटता है, छोटा छोटा पाउडर बन जाता है, उसका पेस्ट बन जाता है अंदर, और लास्ट में एक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होके हमारे सेल तक पहुंचता है। तो इस पूरे खाने के टूटने को मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, लेकिन अगर रेस्पिरेशन चलता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में आपका एनर्जी रिलीज होती है बॉडी से। रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं फिर से, एनारोबिक एंड एरोबिक। ये वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं वेस्ट वाटर स्टोरी में। कौन बताएगा मीनिंग इसका? एनारोबिक का मीनिंग क्या है? एनारोबिक, एक एनारोबिक होता है, एक एरोबिक होता है। एन एन लग गया मतलब एब्सेंस हो जाएगी। तो जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना। है ऑक्सीजन के बिना, बिल्कुल ठीक है। जो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के चलता है उसको एनारोबिक बोला जाता है। बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है। कहाँ पर होता है? किसका ब्रेकिंग डाउन होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होता है, लेकिन ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है एनारोबिक में? या तो उससे इथेनॉल बनेगा, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एंड जो एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स जब आपकी जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, जब उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिली, बहुत कम ऑक्सीजन मिली, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के बिना ही है वो, तो यहाँ पर बनता है अल्कोहल, प्लस बनता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसमें रिलीज होती है एनर्जी। तो देखिए यहाँ अल्कोहल बन रहा है जिसको हम शराब बोलते हैं ना। शराब का फॉर्मेशन आपने देखा है, जो इंडस्ट्री अल्कोहल बनाती है वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है, तब जाके उस ग्लूकोज को, उस शुगर को तोड़ा जाता है, जिससे हमें फाइनली इथेनॉल मिलता है, और जिसको हम मार्केट में डिफरेंट फॉर्म्स में बेचते हैं। जैसे पिछले 1 साल से आप इसको एज सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ये किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला तो डेफिनेशन ही आ जाएगी, एरोबिक है, इसमें एन नहीं है, नो नहीं है इसमें। तो मीन्स यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में
ब्रेक डाउन ऑफ फूड चलता है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, खाना आपका टूटता है, उसको बोलते हैं एनारोबिक। माइक ऑफ रखो भाई। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जब आपका फूड बॉडी में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। सेकंड है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है काफी ज्यादा अमाउंट में एरोबिक में, जबकि एनारोबिक में एनर्जी रिलीज इज इन लेस अमाउंट, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ये जूम कर दी, ये जूम तक कर भी हो जाए ना, दूसरा वाला ये सारा कुछ पढ़ा लिखा जाता है। ये देख फलक अपना ना माइक ऑफ रखो, है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ओके, नेक्स्ट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसमें एज एंड प्रोडक्ट सिर्फ यही दो प्रोडक्ट होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एंड प्रोडक्ट होते हैं। इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। जब आप जैसे जिसमें बहुत ज्यादा, हाँ जी, मैम लैक्टिक एसिड कहाँ से सिक्रीट होता है? लैक्टिक एसिड आपके जो मिल्क है, अगर आपने देखना है, मिल्क को अगर आप रखते हो, जैसे आज यूज नहीं किया, कल के लिए छोड़ दिया, तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, क्योंकि उस मिल्क में लैक्टोज होती है जो फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाती है ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में, जिससे हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। और एसिड है तो थोड़ा सा खट्टापन रहेगा दूध में। अगर दूध में से खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, इट मीन्स लैक्टोज शुगर आपकी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है। बॉडी में लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से ही बनता है। जब आपकी बॉडी, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आपने बहुत काम किया, भारी काम किया, ये आप हो, और आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, और आपको क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी मसल्स है, ठीक है, ये आपका हाथ है, आपने बहुत ज्यादा काम किया, और अगले दिन आपको यहाँ पर ऐसे फील होता है, अगले दिन क्या, शाम को ही फील होने लग जाएगा, आपने वर्कलोड किया, तो क्या होगा, यहाँ मसल्स में आपको क्रैम्प्स फील होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों फील होते हैं? क्योंकि आपका ये जो मसल है, इस मसल के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, ये आपका मसल है, इस मसल के अंदर शुगर प्रेजेंट है यहाँ पर, और उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो आपने क्या किया, काम किया बहुत ज्यादा, आपने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन इतने अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे, जितना ज्यादा अमाउंट में आपको जरूरत थी। जब आप भाग रहे हो, मान लो आपने बहुत फास्ट रेस लगाई है, तो आपकी सांस फूल जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप फटाफट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मैम इनहेल बॉडी में। तो एक मिनट, लेट मी फिनिश। मैम जब हम स्लो भागते तो मैम हमारा मैम सांस कम फूलते, मैम जब ज्यादा जोर से भागते हैं मैम तब ज्यादा फूलते हैं मैम। क्योंकि वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा काम अगर हम करते हैं, तो उसमें क्या है कि इतना ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच रहा है, इतना अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर जो फूड आपका डिकम्पोज हो रहा है, वो इन एब्सेंस ऑफ डिकम्पोज होगा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका मसल में स्टार्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी तो मिल गई, लेकिन साइड प्रोडक्ट यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन चुका है, आपके मसल में लैक्टिक एसिड बन गया है। अब ये एसिड है, तो एसिड को जब भी आप अपने बॉडी पार्ट में रखते हो, ये ईचिंग करता है आपको, आपके बॉडी पार्ट को, आपके टिश्यूज को हार्म करने की कोशिश करता है। तो ये लैक्टिक एसिड अंदर रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, तो वहां पर जो उसके टिश्यूज होंगे, उनको इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, पेन जैसी फील होगी, और इसी को आप क्रैम्प बोलते हो। इसको दूर करने के लिए या तो आप मसाज कर दो, इस एरिया में मसाज करने से आपका बॉडी, आपके मसल में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। अब अगर आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहे हो, तो जो लैक्टिक एसिड बना है, वो फिर से ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो मसाज करने से पर्याप्त मात्रा में इसको ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे कि ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, जिसको हमारी बॉडी रिलीज कर देगी। तो ये है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपकी ही बॉडी में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कि किस कंडीशन में आप काम कर रहे हो। ठीक है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन वाला है, ये स्लो प्रोसेस है, आराम से होता है ये, और लंबा टाइम चाहिए इसको काफी। यही रीजन है कि जब हम बहुत ज्यादा भागते हैं तो इतना ज्यादा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होने में टाइम लगेगा, वहां से एनर्जी मिलने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें एनर्जी अभी के अभी चाहिए। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस है, जल्दी से एनर्जी मिल जाएगी। तो उतना ज्यादा लैक्टिक एसिड हमारी टांगों की थाइज में, हमारे लेग्स में, मैम इसमें मसल्स में बन जाएगा, जिससे हमें क्रैम्प फील होता है। हाँ जी बोलिए। मैम मैम मतलब मैम हमने देखा जैसे मैम कोई भी क्रिकेट खेलता है तो मैम उसके मैम ज्यादातर क्रैम्प हो जाता है मैम। हाँ, तो ये यही रीजन है। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए, उसके लिए देखिए 4 घंटे का टाइम आप बोलते हो कि आपने खाना खाने के इतने टाइम तक आपने ना एक्सरसाइज करनी है, ना आपने ज्यादा भागना है, क्योंकि आपकी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करना है, और फूड डाइजेस्ट करने में बहुत एनर्जी भी लग जाती है बॉडी की, काफी टाइम चाहिए उसको। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपको भागना पड़ जाए तो अब कहाँ से एनर्जी लेगा वो एनर्जी लेगा बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन से। हालांकि क्रिकेटर अपना एनर्जी ड्रिंक यूज करते हैं, एंड उस एनर्जी ड्रिंक में ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज की को भी तो भाई डिकम्पोज होने के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो इतना जल्दी तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ जी, उसमें एक बना रहता है स्पोर्ट्स पर्सन्स में। आप लोग कभी कभी खेलते हो तो आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी बॉडी हैबिचुअल होती है, काफी ऑक्सीजनेटेड रहती है, मीन्स उनको ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करते रहते हैं, बॉडी फिट होती है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जो फिश होती है वो पानी के अंदर अपने गिल से कैसे सांस लेती है? हाँ जी, जो मैंने फिश पढ़ा है था मैम वो, ये आएगा। हाँ, ये फिशेस जो है अपने गिल्स से ब्रीद इन ब्रीद आउट करती है। सिर्फ गिल्स, जो गिल्स का देखिए स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसमें गिल्स फिलामेंट होते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा स्पेस है। तो इन गिल्स में एक्चुअल में एयर डिफ्यूज होती है। आपका जो पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब ये ऑक्सीजन गैस है, तो ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे घूमते फिरते कभी इस फिश की स्किन से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो जहाँ गिल्स वाला पोर्शन है, वहाँ उन गिल्स में ऐसे फिलामेंट है, देखिए ऐसे स्पेस है, ये बनाया हुआ है यहाँ इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऐसी स्पेसिंग सी है यहाँ बीच में। तो इस फिलामेंट में इस टाइप का मैकेनिज्म होता है कि ये अपने अंदर ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, डिफ्यूजन प्रोसेस को फास्ट कर देती है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा गैस इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, जो फाइनली फिश को मिल जाएगी। फिश को गिल्स से सफिशिएंट ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है, तो ये नहीं है कि गिल्स से ही सरवाइव करेगी ये। इसकी स्किन बहुत स्लिपरी होती है, और जिन भी जीव जंतुओं की स्किन स्लिपरी होती है, वो अपनी स्किन से भी ब्रीद करते हैं। ओके, मैम सिर्फ ब्रीद। हाँ जी। मैम कई ऐसी मछली को देखा जैसे कि मैम हम जो डिस्कवर हुआ देखते उसमें मैम मतलब मैम मछली मैम लैंड में रह पाती है मैम। हाँ, लैंड में जैसे मरमेड्स होती हैं। तो इसमें मैम फिर मैम कोई और विकसित क्यों क्यों नहीं हो पाया मैम, सिर्फ मैम ये वाली मछली ये क्यों है मैम? हाँ, चलो ये मैं आपको देख के और मैम बताऊंगी। ऐसे कैसे हुई मैम वो मतलब रेस्पिरेशन लैंड में कैसे कर सकते? हाँ, वो जैसे मरमेड है, उसमें तो जैसे उसकी बॉडी का आधा पोर्शन ह्यूमन बीइंग के जैसा ही है ना। सारी मछलियां करती हैं क्या, मुझे नहीं पता, कोई है मैम फिश जो। सारी मछलियां नहीं करती मैम, मतलब हमने देखा है मैम जो शेप एंड साइज है मैम वो सारा मछली की तरह है मैम। और मैम पर वो सांस ले पाती है मैम। कुछ मतलब जो जो कीचड़ है ना मैम, हाँ जो जैसे कीचड़ है मैम उसमें सांस ले पाती है मैम। हाँ, तो जब तक तो वो पानी रहेगा ना, तो उसमें फिर भी ऑक्सीजन पाती है रहेगी, मैम।
कीचड़ में तो ले लेगी, लेकिन बिना पानी का अगर आप रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि सरवाइव करेगी एक टाइम। रह जाती है मैम, मैंने देखा था मैम, हमने वो चैनल पे मैम। अच्छा ठीक है। मुझे इस बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो मैं देख के आपको बता दूंगी। एक और मुझे याद दिलाना बाद में, जो आपका क्वेश्चन था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, कि आप वाटर में, प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज कर पाओ, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, अभी आदित्य ने पूछा है कि फिश कैसे रेस्पायर करती हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीथ कैसे करते हैं। तो देखिए, फिश कंटिन्यूअसली वाटर को आप देखते हैं कि ऐसे बुलबुले से छोड़ती रहती है, पानी को लेती रहती है बॉडी में। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजन का वाटर का इंटेक जब करती है तो इसमें जो ऑक्सीजन होगी वो गिल्स के थ्रू गिल्स में डिफ्यूज हो जाएगी, जिससे कि इस फिश की बॉडी पार्ट को वो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी जहां भी इसको रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ गिल्स का एक जूम इन पिक्चर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए गिल्स का शेप ऐसा होता है जिसमें गिल्स आर्क्स होती है। देखिए काफी बड़ा सरफेस एरिया है, ऐसे फोल्ड फोल्ड टाइप में ये शेप है इसकी गिल्स की, जिससे कि काफी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इस साइड से भी ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसे स्पंज होता है ना वैसे टाइप में। तो इस वाली साइड से भी यहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन का गिल्स में, जो कि फाइनली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या जो भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है फिश में, उसके थ्रू इसके डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है। अभी हम मैम एक, हाँ जी। मैम फिर मैम मछली मैम जो पानी पीती है मैम मुंह से मैम, या फिर मैम जो दिल से पी लेती है मैम पानी? गिल्स तो उसके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ना, जो इसके कान के पास फिर मैम होते हैं। पानी तो, पानी तो पीती होगी मैम शायद मछली। हाँ तो पानी तो चाहिए, पानी तो चाहिए, पानी तो, पानी का इंटेक तो करेगी ही। ठीक है, पानी तो चाहिए हर एक को सरवाइव करने के लिए। चलिए देखिए, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखेंगे, मैं साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, जिसमें रेस्पिरेशन का ही है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे इस वीडियो को। इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सबसे माइक ऑफ रखेंगे बच्चे, सब बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। तो ह्यूमन में मेन ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है वो है थोरेसिक कैविटी। थोरेक्स रीजन में रिब केज होता है, डायफ्राम होता है, रिब केज में प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, लंग्स होते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, पार्ट होते हैं, राइट सुपीरियर, राइट मिडल, राइट इंफीरियर। जबकि लेफ्ट लंग में छोटा होता है और 2 ही लोब्स होते हैं, लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर, 2 ही पार्ट्स होते हैं लेफ्ट लंग। दोनों के बीच में ब्रोंकाई होते हैं, जो दोनों में कनेक्शन बना के रखते हैं, और वो कनेक्शन ट्रैकिया के थ्रू ऊपर आपके गर्दन तक पहुंचता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया में देखिए यहाँ एक ब्लू कलर का एक पोर्शन दिखाया अभी, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये आपकी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स मतलब गिरने से या अलग होने से। देन ये कनेक्टेड है फेरिंक्स से, और फेरिंक्स आपका नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल से आपके ऑक्सीजन का इनहेल होगा, ट्रैकिया के थ्रू ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचेगी, और ब्रोंकाई से आपके लंग्स तक पहुंचेगी। ठीक है। अब ब्रोंकस आपके लंग्स में प्रेजेंट है, ब्रोंकस के थ्रू आपकी ऑक्सीजन ब्रोंकियोल में एंटर होगी, और ब्रोंकियल के लास्ट में एक और ऑर्गन आपका प्रेजेंट होता है, जिसको एल्वियोलस बोलते हैं। ओके, एल्वियोलर चैम्बर होता है। एल्वियोलर चैम्बर में क्या होता है, इस टाइप में आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ये देखिए आपका ब्लड है, ब्लड का कलर पहले ब्लूइश पर्पल होता है। ये जो आरबीसी होते हैं ना, ये पहले ब्लूइश पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन जैसे इसके अंदर देखो ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी, तो इससे आपका जो आरबीसी होंगे, रेड ब्लड सेल होंगे, उनका कलर तब जाके रेड कलर में आता है। और ये रेड सेल जो फ्लो कर रहा है, इसको देखना। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा,
ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल दिखाए हैं, इनको फिर से एल्वियोलस में ही रिलीज करेंगे और एल्वियोलस कलेक्ट करेगा सारी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस, जो कि ब्रोंकियोल से होते हुए वापस ब्रोंकस ब्रोंकस तक पहुंचेगी, जो कि आपके लंग्स में प्रेजेंट है। और वो आपके ट्रेंकिया के थ्रू होता हुआ, नॉस्ट्रिल के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सहेल हो जाए। ठीक है। सो मैम ये समझ जब में आप, नहीं आया मैम, फिर से बताना मैम। हाँ जी बिल्कुल बताती हूँ। इसके अंदर देखिए आपका मैम रेस्पिरेटरी, अच्छा ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ, ध्यान से देखना। आपका ब्रीदिंग प्रोसेस चलेगा सबसे पहले, तो उसमें देखिए आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन पार्ट इन्वॉल्व है, उस पोर्शन को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ये आपकी चेस्ट कैविटी है। थोरैसिक कैविटी के अंदर रिब केज और डायफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है। जो लंग्स हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये आपका राइट लंग है। राइट लंग ज्यादा बड़ा होता है, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं, राइट सुपीरियर, राइट मिडल एंड राइट इंफीरियर। राइट लंग आपका ज्यादा बड़ा होता है। लेफ्ट लंग आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला लंग होता है, जिसमें 2 ही पोर्शन होते हैं, छोटा होता है साइज में, लेफ्ट सुपीरियर एंड राइट लोअर सुपीरियर। ओके। देन दोनों लंग्स के बीच में कनेक्शन होता है थ्रू ब्रोंकस, जिसके ऊपर फिर ट्रेशिया लगी हुई होती है। इसमें देखिए ये ऐसे, ये जो शेप अभी दिखा रहे हैं, ये कार्टिलेज है जो इस ट्रेशिया को कोलैप्स होने से बचाती है, अलग होने से, गिरने से बचाती है। लास्ट में यहाँ पे पोर्शन गर्दन के पास आपका ट्रेशिया, सॉरी, ये प्रेजेंट होती है। ठहरो एक मिनट, कौन सा पोर्शन था यहाँ पे? फेरिंग्स। ओके। जो आपका यहाँ आपको टेंटुआ सा लगता है गले के पास। और देखिए ये नॉस्ट्रिल के थ्रू अभी आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जा रहे हैं आपकी बॉडी में, ट्रेशिया के थ्रू, ब्रोंकस के थ्रू आपके लंग्स में एंटर हो गए। ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है। लंग्स में भी आपका ब्रोंकस का पार्ट है। ब्रोंकस से होते हुए देखिए ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके ब्रोंक्यूल्स, देखिए जब आपका ब्रोंकस फिर से डिवाइड हो गया ना स्मॉल स्मॉल पोर्शन में, उसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। और ब्रोंकियोल के लास्ट में ऐसे फूल जैसा बना हुआ है, ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये लंग्स के अंदर ही है सारा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इस पोर्शन को बोलते हैं एल्विल एल्वी एल्वियोलर। ओके, एल्वियोलस बोलते हैं इसको। अब इस एल्वियोलस चैम्बर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है कैपिलरी में, ठीक है, साइड में। और जो एल्वियोलस कंटेनर है बीच में, जहां आप ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये देखिए 2 टाइप के हैं यहाँ पर। एक तो ये ब्लू कलर का आपका ऐसे सेल बनाया हुआ है, ये आरबीसी है, ये आपका आरबीसी है। जबकि ये जो ऐसा बबल जैसा दिखाया हुआ है, जो अंदर से आ रहे हैं, जैसे 100 बबल होते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन से कंबाइन होने से पहले आपके आरबीसी का कलर ऐसा होता है, ब्लूइश पर्पल कलर के, रेड ब्लड ब्लड सेल का कलर होता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही देखिए आपकी बॉडी में, आपकी रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा आरबीसी, तब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा और ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ रेस्पिरेशन जब होगा तो ये अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का कलर देखिए, बबल, ये काले जैसे दिखाए हैं कार्बन करके। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल लेके आएगा, ब्लड सेल्स ही लेके आएंगे, अंदर तक नहीं गए, हम सेल तक नहीं पहुंचे हैं ना, हम सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं, अपने लंग्स का सिस्टम देख रहे हैं। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे हमारा ब्लड यहाँ पे आके, तो ये वापस एल्वियोलस रीजन में जाएगा। एल्वियोलस रीजन ये वाला है, ये जो मैरून कलर का सेंटर में दिखाया हुआ है। जबकि ब्लड आपका साइड में फ्लो कर रहा है, पाइप जैसी बनाई हुई, जैसे ड्रेन की पाइप होती है ना। तो यहाँ पर CO2 जब रिलीज हुआ है, तो ये वापस एल्वियोलस में जाएगा। देखो ये चला गया अंदर, अंदर जा रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स, और वापस जहाँ से ऑक्सीजन आई थी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए ये वापस हमारे लंग्स तक जाएगा। ये देखिए, ये ब्रोंकियोल्स के थ्रू वापस जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड काले रंग की,
और फिर ये पहुंचेगा ब्रोंकस तक, जो लंग्स आएंगे, पहले देखिए लंग्स आ जाएंगे इधर, ये लंग्स वाला पोर्शन है। ये ब्रोंकस के थ्रू आपका फेरिंक्स से होता हुआ आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। प्लीज रिस्पॉन्ड। मैम। ये आपका लंग्स यस सिस्टम मैम। ही है मैम। बच्चों। ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस ये मैम। हैं भी बच्चे क्लास में या नहीं? यस मैम। अरे भाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों यस को? मैम। यस मैम। आ रही है मैम। अरे रिस्पॉन्ड करो। आ रही है। क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। मेरी आवाज क्यों नहीं क्लियर आ सुनाई रही दे रही है? मैं हूँ ही नहीं मीटिंग में क्या? मैं मीटिंग में नहीं हूँ। नहीं नहीं, हाँ तो रहा है। ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई बच्चा बोलो तो सही। यस मैम। ओके यस मैम। वॉइस इज मैम कमिंग। ये थैंक हो यू रही सो है। मच। So did you get that what I shown you, what I have shown you on this in this video? Have you get it? यस Have मैम। you got it? Okay. यस मैम। Let us repeat once again. Let us replay this video again. So ये आपका सिर्फ लंग्स वाले पोर्शन तक ही बता रहा है। ये हमने अपने पिछले चैप्टर में यस मैम। इसके आगे पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड के थ्रू, वो वाला यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये मैं यहाँ बोर्ड पे ले जाती हूँ इसको थोड़ा सा समझाने के लिए। यहाँ पर देखो भाई, ये जो आपका अभी लंग्स वाला पोर्शन दिखा रहे हैं ना, ये हट जा, ये देखो यहाँ पर, मैम। कहाँ गया वो? एक मिनट, मुझे इसका ना स्क्रीनशॉट लेने दो। मैम। स्क्रीनशॉट नहीं है, चलो यही देख लो। ये लंग्स में देखना है इसका स्ट्रक्चर। जो मेन ब्रोंकस है ना, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस बन गए, इनको ब्रोंकियोल बोलते हैं। फिर लास्ट में जाके ऐसे आगे स्फेरिकल सी शेप में उसकी एंडिंग हो रही है लंग्स के अंदर ही, है ना। जो स्फेरिकल पोर्शन है उसी को एल्वियोलस बोलते हैं, एल्वियोलस। तो एल्वियोलस में आके आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन भी कलेक्ट होती है। ओके, फिर ही इसके आगे आपके हार्ट में ये फ्लो करेगा ब्लड ऑक्सीजन को लेके। वो वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं इसमें। ओके, सिर्फ हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, हम ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन आपका गया, ऑक्सीजन एंटर हुआ आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू, और यहाँ आपके फेरिंक्स से होता हुआ, ट्रेशिया से होता हुआ, यहाँ लंग्स के बीच में, इसको बोलते हैं यहाँ पे जब डिवीजन हो गया इसका, दिस इज ब्रोंकस। और ब्रोंकस से आपके लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों में एंटर हो गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर फर्दर आगे बढ़ रही है, फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस आगे, उनको ब्रोंक्यूल्स बोला। और वो छोटी छोटी ब्रांचेस से होता हुआ इस कंटेनर, इस सॉसर लाइक कंटेनर में, जैसे सॉसर होती है वैसा कंटेनर है, लास्ट में जाके वहां जाके आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई। अब क्या है कि इनके सराउंडिंग में ही छोटी छोटी कैपलरीज हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड में आरबीसी है। आरबीसी में क्या है, आरबीसी जब मैम। फ्लो कर रहे हैं स्टार्टिंग में, अभी ऑक्सीजन के साथ नहीं कंबाइन हुए हैं, तो उनमें क्या है, उनका कलर है रेडिश पर्पल कलर का, सॉरी ब्लूइश पर्पल कलर का। तो ब्लूइश पर्पल कलर चेंज हो जाता है जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखिए यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गई। अब ऐसे ही कुछ ब्लड मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो ये वापस उसी सॉसर लाइक कंटेनर में देखिए सारे के सारे CO2 मॉलिक्यूल कलेक्ट होके वापस जाएंगे ब्रोंकस में। ये लंग्स के अंदर का सिस्टम है सारा। और ब्रोंकस से होते हुए, ट्रेशिया से होते हुए आपके नॉस्ट्रिल के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। एम आई क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर? यस मैम। मैम। प्लीज डू रिस्पॉन्ड, से यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
बच्चे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आवाज कुछ बोलो तो सही, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? आवाज यस क्यों नहीं मैम। आ रही तुम लोगों में? अच्छा, मैंने साउंड मैम कम आ किया। रही है मैम। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वो मैंने वॉल्यूम कम कर। ओके, देखिए ये है एनिमल सेल का डायग्राम। एनिमल सेल का मैम डायग्राम इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बोलिए। मैम मैम जैसे कि मैम जो आपने बताया था मैम, जैसे गेट हुआ मैम, ऐसे कहते हैं जो अगर मैम इसको दबा देंगे तो मैम इंसान मर जाएगा मैम, ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा इसलिए होता है कि ये आपके ट्रेशिया को दबा देगा, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, है ना। मैम जैसे होता है मैं फिर लोगों मैम को। जैसे कहते हैं दबाते ही हो जाता है, तो मैं सांस में मैम रोक तो सकते हैं मैम 7-8 मिनट मैम, पर मैम वो ऐसे कहते हैं मैम जो डायरेक्ट मर जाता है मैम। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता है बच्चे, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं नहीं कर आप कमेंट नहीं मैम कर अगर पाऊँ। ये मैम अगर ये प्रोसेस रुक जाएगा तो आदमी कितने मिनट्स में मरेगा? नहीं नहीं, वो सही बोल रहा है कि 3 मिनट्स तो होते ही है। देखो, जब हार्ट अटैक आता है तब भी 3 मिनट्स का टाइम होता है, उतनी देर तक हम आदमी को बचा सकते हैं, आदमी में रहता है ब्रीदिंग, मतलब चल रहा होता है प्रोसेस बॉडी में। लेकिन ये पर बोल मैम रहा है उसमें तो कहते तो। हैं मैम डायरेक्ट मर जाता है मैम। हाँ, वो नहीं मुझे पता भाई कि ट्रेशिया को दबाने से, सॉरी फेरिंक्स को दबाने से एकदम से आदमी की डेथ हो जाती है, ये मुझे नॉलेज नहीं है, सॉरी। इसको मैं देख लूंगी, अगले कल मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मुझे इस बारे में, ठीक है। चलिए, एनिमल सेल की बात करते हैं। इससे पहले मैं उस पिछले क्वेश्चन को भी ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, कि नहीं तो वो फिर से रह जाएगा। और वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में था कि प्लांट में आपने कैसे उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज करना है। तो उसका आंसर था कि आप उसके आगे फैन लगा दो, है ना। ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है। और इस प्लांट में यहाँ से ट्रांसपिरेशन भी चल रहा है, ये इसकी लीफ है, ठीक है, ये इसकी लीफ है। तो लीफ में आपको पता है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है। अब ये आ जाते हैं हम यहाँ पर रूट्स में। रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से एब्जॉर्ब होना है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये एब्जॉर्ब होंगे और प्लांट में एंटर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फैन लगा देंगे। हमने यहाँ फैन लगा दिया, ठीक है, ये फैन लगा दिया, ये मैंने चला दिया फैन। फैन चलाने से क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल लीफ से रिलीज हो रहे थे, देखिए यहाँ से ट्रांसपिरेशन जो चल रहा था, वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि ये जो हवा चलेगी फैन से, ये इन वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देगी, यहाँ से ये हटा देगी, ड्राई कर देगी इनको एकदम से। अगर यहाँ ये रीजन ड्राई हो गया तो लीफ को ऐसे लगेगा कि यहाँ पानी नहीं है बाहर, ये और पानी बाहर भेजेगी। जब ये पानी और ज्यादा बाहर भेजने लग जाएगी तो प्लांट को डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से लेगा ये? पानी ये लेता है रूट से। मैम तो रूट से। हाँ, तो रूट से पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जब ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट में एक सक्शन पंप जनरेट हो जाता है अपने आप, जिससे कि पानी का फ्लो बॉटम से टॉप की तरफ अपने आप चलने लग जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है कि आपने देखा है जिस दिन हवा होती है, बहुत ज्यादा तूफान चल रहा होता है बाहर, तो कोई किसी का माइक ऑन है भी, माइक ऑफ रखो। तो जिस दिन हवा तूफान बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है, और अगर आपने अपने कपड़े सूखने के लिए डाले हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्या आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है लाइफ में? यस मैम। हाँ, तो ये वही यस प्रॉब्लम। मैम। कैसे मैम? जब हवा चलती है तो हमेशा ही उस रीजन में जो ड्राइनेस का काम है, सुखाने का काम है, सूखने का काम है, वो फास्ट हो जाता है। तो यही काम फैन मैम भी वो धूप करे। में फास्ट होता है मैम, मैंने देखा है मैम। धूप में तो होगा ही नेचुरली फास्ट, लेकिन धूप से भी, अगर धूप में अगर आप हवा भी चला दो साथ में तो और फास्ट हो जाता है। तो मैम और क्योंकि ज्यादा होगा जो, मैम। हाँ, जो हवा है ना आपकी, वो वाटर मॉलिक्यूल को वहां से हटा देगी, है ना, उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो वहाँ उस एरिया के अंदर पानी का कंटेंट, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो कम हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल का डायग्राम है, इसके बाद हम बाकी चीजें कल करेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे हम आज, और कल मैं आपसे जो आज पढ़ा है वो मैं आपसे पूछ लूंगी। एनिमल सेल का डायग्राम में देखिए ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला रीजन है, ये जो सेंटर में है ये वाला रीजन। कंपोनेंट्स मतलब सेल किस किस पार्ट से बना है, सेल के पार्ट्स। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मतलब सेल के पार्ट्स। तो ये जो मैंने रीजन जो पिंक कलर का है, इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये रीजन है आपका न्यूक्लियस। सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाता है। ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी यहाँ येलो सा पार्ट बनाया हुआ है, इसको बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बोला जाता है। जबकि ये जो मैम मैंने, एनिमल सेल में ये हाँ एनिमल सेल है ये। और यहाँ पर ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है न्यूक्लियस की, ये जो मैं ग्रीन कर रही हूँ अभी इसको, इस बाउंड्री को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस पूरा का पूरा किससे सराउंडेड है, किससे घिरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, जैसे ये सेल है, ये जैसे पूरा सेल है, और सेल को यहाँ पे ऐसे पर्पल कलर की, जिसको मैं अभी ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ये क्योंकि सेल है तो इस मेम्ब्रेन का नाम क्या पड़ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। यस। तो जो बाउंड्री होती है उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब जो जिस वो बाउंड्री जिस चीज को बना रही है वही उसका नाम होगा। जैसे ये सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, अगर ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतना पता चल गया। यस मैम। तो ये न्यूक्लियस है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर एक और सेंटर होता है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियस से बाहर, ये जो ग्रीन बाउंड्री इसके बाहर वाली चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर मैम ये कुछ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम। ये यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है। मैम आ गई। ओके, ये देखिए, ओके, ये है सेंट्रोजोम। ये जो एरो मैंने अभी बनाया डार्क येलो कलर का, दिस इज सेंट्रोजोम। अभी क्लियर नहीं है पिक्चर, कल मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी सेल का पूरा जो स्ट्रक्चर है। जबकि जो सेल का देखिए खाली हिस्सा होता है ना, जहाँ ये, माइक ऑफ रखो भाई, माइक ऑफ रखो, सब माइक ऑफ रखेंगे, चार्जिंग। सब लोग माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो अपना। हाँ, तो जो ये सेल का खाली हिस्सा है, खाली पोर्शन है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये खाली पोर्शन को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जहाँ जगह खाली रह जाती है। अच्छा, अब आ जाओ इधर, ये वाला पोर्शन, ये इसको, इस पार्ट को, इस कंपोनेंट को बोलते हैं, इसमें दो टाइप के कंपोनेंट है। एक तो यहाँ पे देखिए ये कलर्ड कंपोनेंट यहाँ पे बनाया हुआ, दो कलर है, इसको रफ ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER का फुल फॉर्म है। ओके, ये रफ है, जबकि जहाँ स्मूथ है, जहाँ सिर्फ आपको एक ही कलर दिख रहा है, इट इज स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, यहाँ छोटे छोटे ऐसे पर्पल कलर के डॉट्स बनाए हुए हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस टाइप की शेप होती है इसकी, ऐसे जैसे होता है कंटेनर जैसा, इसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है। दिस इज गोल्जी बॉडी। इसके अलावा इस टाइप की शेप का सोकर लाइक शेप होती है, जिसमें ऐसे छोटे छोटे से चैम्बर बने हुए होते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। और अगर दो हो गए, जैसे एक ये है एक ये है, दोनों को कलेक्टिवली बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना काफी आज के लिए। ये आपने लर्न करने हैं इनके, एक तो आपको डायग्राम आता है एनिमल सेल का, दूसरा इसके नाम लिखने को आते हैं कि भाई लेबल करो, बनाओ इनको। डायग्राम दिया हुआ है या नहीं दिया है तो आप बनाइए भी और लिखिए भी। 5 नंबर की डायग्राम आती है ज्यादा ज्यादा। तो आप प्लीज अभी आपको जो जो भी याद है, मैंने इनके नाम हटा दिए हैं, जो जो भी याद है वो उनके नाम आप मुझे बताते जाइए। आपको यहाँ सामने दिख रहा है क्या क्या नाम बोले सेल के अंदर, क्या क्या कंपोनेंट्स है। पिंक कलर का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सबसे अंदर वाला ये वाला पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, शाबाश बोलिए फटाक से, मेरी आवाज, न्यूक्लियो।
न्यूक्लियस, मैम न्यूक्लियस बोल। न्यूक्लियस। मैम यस, न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक है। मैम अच्छा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? मैम न्यूक्लियस की, गॉल ब्लैडर। न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, न्यूक्लियस की बाउंड्री, उसको क्या मैम बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। वेरी गुड, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मैम सेल की न्यूक्लियस। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल की मैम बाउंड्री, सेल मैम मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल बिल्कुल मेम्ब्रेन। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये सेल वाला देखिए, मेम्ब्रेन। ये जो ऐसे पत्ता जैसा बनाया और लीफ के जैसी जिसकी शेप है, इसको क्या बोलते हैं? मैम हार्डोरियन। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। यस मैम। अच्छा, ये जो ऐसे कंटेनर जैसा शेप का इधर पे है, इसको क्या बोलते हैं? इधर ही पढ़, इसको क्या बोलते हैं? कौन सी बॉडी है ये? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो चलिए इतना काफी है, कल हम फिर से यहाँ से रिवाइज करेंगे। अपना प्रेजेंट लिखिए अपना बॉक्स में और लीव मीटिंग। थैंक यू सो मच। मैम कोऑर्डिनेटर, हाँ जी बच्चे मैम आपसे ये बोल। पूछना था मैम, घोड़े को उल्टी उल्टी क्यों नहीं आती मैम? देखो, उल्टी आती है जब आपका जो ईजोफेगस का मूवमेंट है, जो मसल्स उससे नो एसोसिएटेड है मैम, ना। घोड़े को उल्टी नहीं आती मैम। घोड़े को उल्टी नहीं आती, वही बता रही हूँ मैं, कि अगर यस आपका मैम। जो आपका ईजोफेगस का जो सिस्टम है, जैसा उसकी शेप है या जिन मसल्स में वो सिचुएटेड है, उनके हिसाब से जैसे हमें उल्टी आती भी है और हमारा खाना अंदर भी जाता है। जब खाना अंदर की साइड मूव करेगा तो आपका जो इजोफेगस मसल्स का मूवमेंट है वो इस टाइप में है कि वो ऑटोमेटिकली खाने को, आप लेट के भी खाओगे तभी वो खाना डाउनवर्ड आपका स्टमक के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अटक गया तो उन्हीं मसल्स का मूवमेंट उल्टा हो जाता है, जिससे आपको आपका जो खाना है, स्टमक का खाना, वो वापस मुंह तक पहुंच जाता है। अब घोड़े का जो स्ट्रक्चर है, घोड़े में आपने घोड़े में चेक किया है क्या? बाकी एनिमल्स में भी चेक किया है? मुझे लगता है जो घोड़े की जैसी ब्रीड्स होंगी और सारी भी, जिनका गर्दन में ऐसी शेप होती है, बहुत लंबी गर्दन है, तो वहां पे जो रिवर्सल है मूवमेंट का इजोफेगस का, वो पॉसिबल नहीं होता होगा आई थिंक। इस वजह से वहां उल्टी उल्टी मतलब जो स्टमक का जो स्टमक के अंदर खाना है या फ्लूइड है, वो वापस आपका मुंह तक नहीं पहुंचता है। आशीष, यस मैम। ओके। मैं देखूंगी इसको भी। और क्या, कौन सा क्वेश्चन बोला था आपने? और कौन सा क्वेश्चन था? चलिए मैम पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गया मैम क्वेश्चन। ओके ओके, चलिए बाकी अपना क्लास लीव करिए जल्दी यस से मैम, ताकि। वो तो गेट को आपका मैम को दबाने से मैम मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है जाता ठीक है, ये था मैम। है। ओके ओके ओके, आई विल फाइंड द आंसर एंड विल लेट यू ओके नो। मैम। ओके, ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय मैम, हैव अ नाइस डे मैम। ओके, बाय। नमस्कार, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई बाय मैम, हैव अ नाइस डे।
हेलो आदिता। हेलो आदिता। हेलो आदिता। कौन बात गया? हेलो अंशु। वन टू थ्री। और बताओ कैसे हो अंशु? हेलो। I'm like, oh. I'm like, oh, oh, आई, इसको समझती मैं जोक मार रहा हूँ।